वेलकम टू BLF.in। आज अपन लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अपन का स्विचिंग सर्किट तो कंप्लीट हो ही गया था और आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए आज अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। ये आपके BLED के पेपर में सेकेंड ईयर में जो आपका मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे और ये कंफर्म है कि ये आने ही आना है। और ये आपका टॉपिक है, ये आपको अच्छा स्कोरिंग मार्क्स भी लाता है और ये इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि आप लोग इसको छोड़ दो। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह में आपको फॉर्मूलेज वगैरह रटने पड़ेंगे, बट मैट्रिसेस में आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें और थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि आप किस टाइप से उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलो आज अपन लोग थोड़ा मैट्रिसेस के बारे में समझते हैं कि मैट्रिसेस एक्चुअली होता क्या है और इसका फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो अपन को समझना है कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस का मतलब अगर नॉर्मली आप देखोगे तो आप सबसे पहली बात तो आपको अगर थ्योरी पूछेगा वो व्हाट इज मैट्रिसेस तो आप आराम से लिख देना। मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ MNQ कॉम्प्लेक्स एंड रियल फॉर्मेशन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिसेस क्या होता है कि उसके अंदर, हिंदी में समझ लीजिए आप लोग, उसके अंदर एक और आपके रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि उसमें क्या होते हैं, रोज होते हैं, ऐसे रोज होंगे आपके और इस फॉर्मेट में आपके कॉलम होंगे। इसी को अपन मैट्रिसेस में यूज करने वाले हैं और ये बेसिक डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैट्रिसेस में आपको ज्यादातर कोई थ्योरम है वो आपसे पूछ लेगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वो आपसे व्हाट इज मैट्रिसेस तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा और इसमें आपका अगर बनता भी है क्वेश्चन तो 2 नंबर से ज्यादा का नहीं बन सकता क्योंकि मैट्रिसेस तो छोटी सी डेफिनेशन है ना। आप थोड़ी ना उसको इतना बड़ा लिख दोगे कि भैया मैट्रिसेस क्या होता है क्या। हाँ, इसके अगर टाइप्स वगैरह है तो वो पूछे व्हाट इज मैट्रिसेस एंड हाउ मेनी आर इट्स टाइप्स तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट अभी सबसे पहले अपन तो समझेंगे, सबसे पहले अपन फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली अपन पता कैसे लगाएंगे कि क्वेश्चन वो मैट्रिसेस का दिया था कि नहीं दिया था। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि आप जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आप पता कैसे लगाओगे कि जो क्वेश्चन दिया है वो एक्चुअली मैट्रिसेस का है कि नहीं है। तो उसके लिए आप लोग इसको सबसे पहली बात तो एक क्लोज्ड बार से ही डिफाइन किया जाता है या ब्रैकेट बोल लो। आपको कोई भी है लिख लो आप लोग, A1 A2 A3। पहले आप लोग छोटे ही समझ लो, बड़े समझ जाइए, ज्यादा डीप से नहीं जाइए, छोटे से समझ लीजिए। ये तो आपको ये एक्स फॉर्मेट में दिया रहेगा। ये आपके इस वाले फॉर्म में रहेगा M इंटू N। आप चाहे M इंटू N लिख दो या फिर P इंटू Q लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो। ये क्यों लिखा है पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मैट्रिसेस है वो रोज और कॉलम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रोज और कॉलम से बना हुआ है, इसलिए ये तो इसका शॉर्ट फॉर्मेशन ये आप M इंटू N या फिर आप लिख लो R इंटू C। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका मैट्रिसेस गिवन है वो रोज और कॉलम के फॉर्मेशन में गिवन है। इतने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना। एक बात और, इसमें क्या होता है कि आप जैसे कोई भी आपको मैट्रिसेस गिवन है, बेसिक जो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अपन पहचान ही नहीं पाते कि उसमें एग्जैक्टली रो क्या है और कॉलम क्या है। ये बेसिक और मेन प्रॉब्लम है बच्चों की, या फिर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये अपन लोगों की ही प्रॉब्लम है। जब मैंने भी पेपर दिया था तो मैं भी जब स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ता था तो समझ में नहीं आता था एक्चुअली रो क्या होता, कॉलम क्या होता। अपन ने जब 12th में या 11th में पढ़ा था तो उस टाइम भी अपन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते थे भाई, एक्चुअली कॉलम क्या होता, रो क्या होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती। तो इसी चीज को मैं आज अच्छे से क्लियर करूंगा एक बेसिक एग्जाम्पल लेके। बिल्कुल फिक्र नहीं होना चाहिए कि अपन को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या रो और कॉलम। तो आप लोग का बेसिक एग्जाम्पल है, आप लोग क्लासरूम सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप किसी भी क्लासरूम, ऐसा तो है नहीं है भाई अपन लोग 12th में डायरेक्ट आ गए बिना क्लासरूम पढ़े, ऐसा तो अपन ने किया नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन तो करी नहीं है अपन ने स्कूल की। अपन ने स्कूल गए तभी तो बैठे। स्कूल में अपन लोग बैठते हैं, टीचर कैसे बताती? टीचर जब छोटे थे अपन, बेटा आप 3rd रो में जाके बैठ जाओ, आप 4th रो में जाके बैठ जाओ।
ऐसे ही बैठते थे अपन लोग, ऐसा था नहीं कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप उसके बगल में ऐसे ऐसे बैठ जाओो। टीचर्स अपन को रो वाइज डालती थी और कॉलम वाइज बैठाती थी। जब अपन बैठते थे किसी क्लासरूम में तो आप इस फॉर्मेट में बैठते थे, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में आप बैठते थे। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ये अपन अच्छे से समझेंगे इसको। तो आपके जो वर्टिकली जो आपका फॉर्मेशन चलता है ऐसा, वर्टिकली मतलब आप लोग समझ लो लेटा हुआ, सबसे हिंदी वर्जन समझ में आने का, जो लेटा हुआ होगा ऐसे, तो ये क्या कहता है आपका? रोज। क्या होगा? रोज होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपन को एक वर्ड याद रखना है, लेटा हुआ, बस। इससे अपन को याद रहेगा हाँ भाई लेटे थे इसलिए रोज है। और अगर आप खड़े हुए ऐसे हैं, खड़े हुए हैं तो आप कैसे हैं? कॉलम्स हैं। ऐसे हैं तो क्या है आप? कॉलम्स। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? अगर आप लेटे हैं तो आप रोज हैं, और अगर खड़े हैं तो कॉलम्स हैं। ये बेसिक है, आप बस इसको याद रखो, आप पूरा समझ जाओगे। हाँ, अब अगर आपको इसमें समझ में आ ही गया होगा कि आपके पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। कितनी रोज हैं इसमें? एक ये है और एक ये है, देखिए गौर से, 2 रोज हैं इसकी। कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम है, 1 और 2 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स 2x2 का है। अब आपके मन में आएगा कि ये 2x2 का है, 2x2 क्यों है? अभी तो चलो एग्जैक्टली सेम है तो 2x2 है। तो ये 2x2 इसलिए है क्योंकि आपके पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है। सबसे पहली बात ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि लिखते किस फॉर्म से है। तो सबसे पहली बात तो जो होती है, जो चीज आपकी हॉरिजॉन्टल में है या फिर लेटे हुए में होती है, हॉरिजॉन्टल में अपन किसको डिनोट करते हैं? रोज को। और वर्टिकल में किसको डिनोट करते हैं अपन? कॉलम्स को। ये अच्छे से समझ लेना आपको, ठीक है? तो आपका लेटा हुआ क्या है? रोज है और वर्टिकल। तो अपन रोज को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको इसी से बहुत ज्यादा ही फॉर्मेट में सब मिलने वाले हैं कि 2x2 के फॉर्म में है, 3x2 के फॉर्म में है कि 4x2 के फॉर्म में। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर हो तो प्लीज कमेंट में आप बताना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, मैं फिर से बता दूंगा। चलो, आप लोगों ने मैट्रिसेस तो समझ ही लिया था, समझ में आ गया था आप लोगों को। रो और कॉलम की बात अपन ने की थी, तो उसको आज अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? अब आप लोगों का बीएलएड का सेकेंड ईयर जो मैथ्स का आपका ऑप्शनल पेपर होता है, तो उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस कैसे? अब जैसे अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मतलब इनकी हेडिंग लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, नंबर अपन को मिल जाएंगे। लेकिन इन केस वो 21 नंबर का आ गया, तो जितने भी थ्योरी वाले बच्चे हैं वो तो खुश हो जाएंगे, चलो 21 नंबर बहुत होते भाई, पास हो जाएंगे, आराम से नंबर आ जाएंगे। अब जो आते हैं अपने जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें थोड़ा थ्योरी याद करना रटना मजा नहीं आता उसमें, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। अब तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका 21 नंबर है और आपको इनकेस जो सम दिया है वो आ भी नहीं रहा है दूसरा, तो क्या करें? तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी अपन बताएंगे, अगर वो 21 नंबर का आपका सम आता है तो आपको कम से कम 6 to 7 पेजेस लिखने पड़ेंगे। ये तो आपको पता ही है, 6 to 7 से कम लिखोगे तो फिर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, टीचर आपको नंबर पूरे नहीं देगा, वो आपके डिडक्शन जरूर करेगा नंबर में। तो इसी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको सफिशिएंट कितना लिखना है और कैसे नंबर। इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको 21 में से 19 आपको टीचर दे देगा। चाहे कोई भी एग्जाम में चेक करेगा, 19 नंबर्स तो दे ही देगा। ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताऊंगा। 2 नंबर तो इसलिए डिपेंड करते हैं आपकी राइटिंग कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको अच्छा लिखना है, मेरी तरह नहीं लिखना है। मेरी तो राइटिंग खराब है, क्योंकि बोर्ड पे राइटिंग खराब ही आती है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई थी जब मैं पढ़ा था, क्योंकि राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ती है पेपर में। क्योंकि ये भी तो समझ में आए कि जो अपन ने लिखा है तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइटिंग में खास तौर से बॉयज के लिए बोला है
क्योंकि उनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी से अच्छी आती है। गर्ल्स की तो अच्छी ही होती है ज़्यादातर। तो अपन को राइटिंग का खास तौर से ख्याल रखना है। राइटिंग अच्छी होगी तो आपको 21 में से 21 भी मिल जाएंगे, लेकिन 19 तो अपन को चाहिए। चलो 2 नंबर, चलो अच्छी बात है, राइटिंग खराब है, हम सुधार नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सजा सजा के लिखें। हाँ अपना, क्योंकि पेपर भी तो मैथ्स का ही है, थोड़ी ना कोई इंग्लिश का पेपर दे रहे तो सजा के लिख के बैठ के। तो इसलिए अपन फोकस करेंगे 19 ही आ जाए, हम तो 19 में भी खुश है। तो उसके लिए आपको तो थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। अब 7 पेजेस ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री का पेपर दे रहा है कुछ भी लिख दो। 7 पेजेस उसी के हिसाब से लिखना है। उसने पूछा व्हाट इज मैट्रिक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। तो आपको मैट्रिसेस के बारे में बताना है, तो मैट्रिसेस के बारे में आप 1 पेज से ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें इतना दिया ही नहीं है। 1 पेज से ज्यादा होता ही नहीं है, तो क्या बताओगे, अपने आप का थोड़ी ना थ्योरी लिख दोगे। तो इसलिए अपन को मैट्रिसेस तो 1 पेज तक का ही लिखना है। और मैट्रिसेस मैंने इतना बताया है, तो वो तो आपका ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन में हो जाएगा। वो तो फिर आपकी कैलीग्राफी या लिखने का तरीका है कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, जिससे आपका पेज भरे, पेज फिल हो आपका। ऐसा नहीं करना कि 1 लाइन में एक वर्ड लिखा और फिर पूरा छोड़ दिया, तो उसमें भी आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो एग्जामिनर चेक करने वालों को समझ जाएगा से कुछ नहीं आता। तो अपन को ऐसा लिखना है कि अपना एजुकेट चले और बिल्कुल हिसाब से चले। वो चेक करने वाले को ये समझ में नहीं है कि हमें नहीं आता ज्यादा, ये समझ में आया कि चलो लड़के ने बहुत अच्छा लिखा है, कि दिख रहा है अच्छे से। तो आपको 7 पेजेस भरने हैं, तो आप 7 पेजेस के लिए आपको 21 मार्क्स गेन करने। फोन नंबर का है तो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख दीजिए और उसके टाइप बता दीजिए जो लिखे हैं, बस। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ज्यादा पूरा डिटेल में डिस्कस मत कीजिए। उसके बाद फिर आपको अगर 21 नंबर का है, उसके बाद क्या करना है, आपको पहले तो हर एक चीज को डिटेल में बताना है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्यों बताना है, जिससे आपकी स्पेस फिल हो। आप जो क्वेश्चन पेपर में जो स्पेस हो आपकी वो फिल हो जाए, सीट आपकी 6 to 7, 5 to 6 तो भरी जाए, जिससे टीचर चेक करे आपका क्वेश्चन, तो उसे अच्छा लगे कि हाँ उसने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, इसको सब कुछ पता है उसके बारे में। क्योंकि अपन ज्यादातर फोकस अपने मार्क्स पे ही तो करते हैं। अपन को वहां पे ये थोड़ा दिखाना है कि हमें बहुत नॉलेज है तो उसका कुछ हमें कोई फायदा है। हमें आता है क्योंकि हमें नंबर चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको आता है तो आप उसको पढ़ाना है जाके कि नहीं हमें आता है तो हमें तो उसको टीचर को पढ़ाना है कि ऐसा क्यों होता। ऐसा तो आपको कुछ करना नहीं है, सर आपको नंबर पे ही फोकस करना है कि हमें 19 नंबर चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले तो खुद पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। और अपन को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी लिख देनी है कि पूरे ही लिख दो, पूरा थ्योरी चाहे उसमें होता हो या ना होता हो, तब भी हमने लिख दिया क्योंकि भैया हमें तो वर्ड तो दिखाने थे। तो उसमें भी आपका टीचर अगर उसने पढ़ लिया, पढ़ता तो है ही, अगर पढ़ लिया तो वो काट देगा आपका, जितना भी आपने लिखा वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको वही लिखना है जो उसमें एग्जैक्टली, अगर रो मैट्रिक्स पूछा है तो रो मैट्रिक्स के बारे में ही बताना है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि रो के में बता रहे तो उसमें भी कॉलम में वही लिख दिया, फिर कॉलम के में भी रो का लिख दिया, जिससे आपका बड़ा दिख जाए। क्योंकि अपना माइंड बहुत ज्यादा चलता है, बड़ा दिखाना तो कैसे भी, तीनों को 1 में लिख दो, फिर उन तीनों को नीचे वालों को 1 में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना। अपन स्टार्ट करते हैं नंबर से। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कि किस हिसाब से नंबर मिलेंगे तो आप लोग हम लोग कमेंट कर सकते हैं चैनल पे, हम लोग आपको बता देंगे किस हिसाब से नंबर आपको गेन करने हैं उसमें। अब अपन देखते हैं कि एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रो मैट्रिसेस। रो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, जब मैंने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था आपको रो और कॉलम के बारे में डिस्कस किया था, पूरा बताया था। अगर लेटा हुआ है तो रो मैट्रिसेस है। वैसे अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल वाले को रो मैट्रिसेस बोलते हैं और वर्टिकल वाले को कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था क्लासरूम, उससे आप कभी नहीं भूलोगे। याद तो रहता है ना, सभी लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अकेला मैं ही क्लासरूम में बैठा हूँ, आप लोग तो ऑनलाइन ही पढ़े हैं, सबने स्कूल अटेंड किया है। सबसे पहली बात हो गई अपना रो मैट्रिक्स। होता क्या है रो मैट्रिक्स, अपन इस पे आते हैं। अपनी जो बात थी नंबर वंबर की हो गई है। रो मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, अगर उसके अंदर एक रो है सो इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि भाई पूरा मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो दी होगी, अगर उसमें रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तो आपका एक टाइप है कि रो के फॉर्म में भी हो सकता है, कॉलम के फॉर्म में भी हो सकता है। मैट्रिसेस जो आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें तो रो और कॉलम दोनों होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें रो ही अकेला होगा, कॉलम अकेला होगा, कि वो स्क्वायर नहीं हो सकता, डायगोनल नहीं हो सकता कुछ। वो तो आपको जब पूरे टाइप्स आप पढ़ लोगे तब समझ में आएगा। तो नॉर्मल सी बेसिक डेफिनेशन है जो थ्योरी में आपको लिखनी है। सम के हिसाब से आप इसको जज नहीं करना, क्योंकि सम के हिसाब से आप जज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या रो मैट्रिक्स में तो एक ही मैट्रिक्स, यहाँ तो 3 है, 3 रो 3, तो फिर क्या करें हम। तो वो हिसाब से जज मत करना। ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली रो मैट्रिक्स होता क्या है। बस अपन को ज्यादा उसके बारे में नहीं देखना है कि रो मैट्रिक्स सब में अपन उसको चेक करेंगे। सब में अगर आप चेक करोगे तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। सब में होगी तो मैं समझा आएंगे आपके, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे उसको।
तो अगर उसके अंदर एक रो है तो उसको रो मैट्रिसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 एक रो है आपके पास। अगर इनकेस आपके पास कॉलम मैट्रिसेस है, कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। तो आपके पास एक कॉलम होगा, हमने बताया था कॉलम आपका वर्टिकल में रहता है, रो आपका ऐसा रहता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स आपका ऐसे फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में, वर्टिकल के फॉर्म में। अब ये भी आप बिल्कुल मतलब कॉलम मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया, लेकिन आप सम पे जाके मत देखना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि सम में एक ही कॉलम होगा। अगर एक कॉलम और एक रो है तो बहुत इजी सम है, अपना आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतना इजी पेपर वो बनाते भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be square matrix if its number of rows equal to number of columns। जितने आपके पास रो हैं उतने ही आपके पास कॉलम हैं। तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बेसिक से थोड़ा एडवांस का टाइप का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपका एग्जैक्टली मैट्रिक्स स्टार्ट होगा। ये दोनों तो आपने आराम से पढ़ लिया, उसमें एक रो है एक कॉलम है, तो आप आराम से टेंशन फ्री होके उसको समझ गए। अब आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसमें जितने कॉलम होंगे उतनी ही रो होंगी, उतने रो उतना कॉलम, दोनों सेम होगा। ऐसा नहीं है कि रो अलग है कॉलम अलग है, कॉलम अलग है रो अलग है, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जितनी रो है उतने ही कॉलम है। हमने पढ़ा है जैसे और ए इज इक्वल टू ए है तो ए इज इक्वल टू ए ही है, इसलिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही बराबर है। तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा 2/2 3/3, ये क्या लिखा है? कभी कभी अपन लोग पढ़ते हैं तो ये है क्या भाई, क्या बताता है ये, क्या लिखा? नया है क्या कुछ? ऐसा तो है नहीं, है तो इसी का चीज, क्योंकि नया तो मैंने भी नहीं लिखा कुछ। हाँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना। कभी कभी आपको सब में दिया होगा ऑर्डर ऑफ 2/3 तो 3/2, तो ये कंफ्यूज नहीं है। अपन ये नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा कठिन में दिया है तो भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्म का समय आराम से समझिए, आराम से समझ में आएगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अपन को। मैट्रिसेस आपका इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आता है। मैंने स्विचिंग सर्किट बताया था, तो स्विचिंग सर्किट में भी आपको बताया था, बिल्कुल आराम से बेसिक टू बेसिक आप सीरीज और पैरेलल को पकड़े रखिए, आपका पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही मैट्रिसेस में आप बस इसके टाइप्स और रो और कॉलम पे खास तौर से ध्यान देना, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आप आराम से टॉपिक क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर मैट्रिसेस की बात की, उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं और नंबर ऑफ रो भी सेम होते हैं। जैसे इसमें आपकी 2 रो है 2 कॉलम है, आपने पहचान लिया ना, इस बार कोई गलती तो नहीं की आप लोगों ने, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया तो लेटा होगा वो रो होगा और जो खड़ा होगा वो कॉलम होगा। तो आपका एक जो हॉरिजॉन्टल वाला रो होगा और वर्टिकल वाला कॉलम होगा। तो इसमें 2/2 का है, क्योंकि देखो 2 रो 2 कॉलम। ये आपका 3/3 का 3 रोज 3 कॉलम्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया था। अब डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा 11th 12th में डायगोनल, अब डायगोनल को तो शब्द जो है डायगोनल अपना, ये तो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि डायगोनल होता क्या है। सबसे पहली बात तो अभी तक अपन ने देखा कि डायगोनल अपन ने पढ़ा है, या फिर आप लोगों को भूल गए हो, तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। आप कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते थे, जैसे ये बनाया आपने रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी मान लेना आप लोग, ये क्या है इसका? अब भाई ये परपेंडिकुलर नहीं बता देना इसको, ये इसका डायगोनल है। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे होता है। परपेंडिकुलर किस पे होता है? 90 डिग्री। कोई ट्रायंगल बनाते हैं अपन तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ये क्या है? इसका डायगोनल। आपको डायगोनल का यूज मैट्रिसेस में सबसे ज्यादा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आप डायगोनल पहचान गए तो आपका क्वेश्चन अगर डायगोनल मैट्रिसेस के फॉर्म में आता है या नहीं भी आता है तो आप लोग बहुत इजी से कर लेंगे। अगर आपको डायगोनल पहचानना नहीं आया तो इनकेस आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर आपको डायगोनल ही नहीं पता क्या होता, समझ में कैसा है? क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जब आप एडजॉइन वगैरह रैंक वगैरह निकालोगे, ये तो मैं थोड़ी ज्यादा बात आगे पहुंच गया, लेकिन आपको फैमिलियर करा देता हूँ इन वर्ड्स को। आपको जो निकालना पड़ेगा, एडजॉइन निकालना पड़ेगा, रैंक निकालनी पड़ेगी। ज्यादातर आप लोगों के बीएलएड में रैंक या फिर एडजॉइनिंग निकालने के लिए आता है। इसके लिए आपको हर चीज और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैट्रिसेस का, क्योंकि अगर आपको थ्योरी आएगा तो थ्योरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक आध अपन भूल भी जाते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, नहीं आ रहा डायगोनल मैट्रिक्स छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरी में क्या फर्क पड़ेगा भाई, नहीं लिखा हमने डायगोनल मैट्रिक्स।
लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो सम आपके 21 नंबर का है, तो आप तो ये सोच लो कि आपको रैंक और एडजॉइनिंग ही निकालना पड़ेगा। डायगोनल आपको वो डायरेक्ट सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले नहीं देगा आपको, क्योंकि वो 21 नंबर का दे रहा है। तो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से अगर 3 पार्ट में भी डिवाइड होगा आपका, तो भी आपका अगर 2 में ही डिवाइड है तो समझ लो कितना बड़ा सम आ रहा है आपका। 10.5 नंबर का एक सम है तो बहुत हो जाते 10 नंबर कैसे छोड़े भाई, 4 हो तो चलो ठीक है चल भी जाए, 10 का कैसे छोड़े। तो आपसे वो रैंक या फिर एडजॉइनिंग पूछेगा, या फिर इनवर्स भी पूछ सकता है। इनवर्स एक इसका बहुत अच्छा टॉपिक है। इनवर्स, इसमें इनवर्स आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, वही वाला इनवर्स। लेकिन इसमें कैलकुलेटर वाला इनवर्स नहीं है, आपको वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 ए इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसी से सब सिखाएंगे। मैं आपको आता हूँ अपने टॉपिक पे, जो मैं बता रहा था, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस आपका स्क्वायर मैट्रिसेस जैसा होता है, सेम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, इफ इट ऑल नॉन डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। मतलब अब सबसे पहली बात समझ में आना चाहिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अगर आपने कोई मैट्रिसेस बनाया, ये बात तो याद रखना कि आपका जो डायगोनल मैट्रिसेस है, ये आपका हमेशा 3 रो और 3 कॉलम ही में बनेगा। 2 में कैसे बना दोगे भाई, 2 में तो फिर आप समझ में ही नहीं आएगा। 2 में कैसे बता सकते हैं इसका डायगोनल, और ये कहां से आप डायगोनल, क्या ये डायगोनल है इसका, तो फिर ये भी तो डायगोनल है इसका, कैसे शो करोगे। इसलिए ऑर्डर इसका 3x3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखना आप लोग, कंफर्म समझ लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है। 2x2 में नहीं बनता है, हमेशा 3 में ही बनेगा। 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हाँ उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा जो आपने पढ़ा है। अभी अपन इस पे आते हैं, फिर उसके बाद अपन डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, अपन को आराम आराम से लेके चल रहा है और आराम आराम से सॉल्व होता रहेगा। कॉन्सेप्ट मेरे रहेंगे, आप लोग समझते रहिए एक एक बात कि मैं क्या बता रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि कैसे अपन मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैट्रिसेस कोई हुआ थोड़ी ना है भाई, है तो समी, आराम से सॉल्व होता है बस। क्योंकि ये बड़ा सा लेंथी जरूर होता है, लेकिन उस हिसाब से आपको मार्क्स भी देता है, मार्क्स भी तो प्रोवाइड करा रहा। और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो है, मैट्रिसेस थोड़ी ना यहाँ पे आपको कुछ साइन कॉस की वैल्यू डाल ली है, सम बन रहा है कि फॉर्मूले याद करो इसके, ये करो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। हाँ, अपन अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे बात करते हैं। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको भी स्क्वायर से क्लियर किया है कि डायगोनल ऐसे बनता है। मान के चलो आपका ये लिखा है कोई ABCDEFGHI। अब मैं इससे कहूँ आप लोगों से, मैं ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में बता रहा हूँ, उसका डायगोनल क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। तो बाकी ये क्या है आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है आपके ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। चलो मैं आपको मैट्रिसेस के फॉर्म में बताता हूँ, क्योंकि आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या करना है जान के, लेकिन तब भी मैंने आपको एक क्लियर व्यू दे दिया कि आप ऐसे याद रख लेना। जैसे ये दिया है आपका, इसी सम को ले लेते हैं 4 0 0, इसी से समझ लीजिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो देखिए ये आपका डायगोनल बन रहा है, ये आपका डायगोनल बन रहा है, एक डायगोनल बन रहा है आपका, दूसरे को आप तो चेक मत करना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और स्क्वायर भी है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, सारे जीरो है नॉन डायगोनल वाले। तो आपको ये दोनों बातें क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप इसके बढ़िया आराम से सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। स्क्वायर मैट्रिसेस में अपन ने कोई डायगोनल की बात नहीं की थी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ना कि डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आप बिल्कुल कंफर्म याद रखना, मतलब बिल्कुल इसकी वो बात आप जो मैंने बताई है अभी, इसको कोरिलेट करना, नहीं तो आप ऐसा ना हो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपको डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसे मत कर देना, वरना फिर आपका सम थोड़ा सा गलत हो सकता है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे मैंने जीरो थोड़ी ना बताए थे, नॉन डायगोनल वाले बताइए आप लोग बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद आता है आपका यूनिटी और आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसके 3 नाम दे रखे हैं। तो अब
कंफ्यूज नहीं होना कि तीनों अलग अलग है। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ऐसा सोचते हैं तीनों ही अलग है, ऐसा नहीं है, तो एक ही। जैसे अपन पढ़ते थे बहुत सी चीजें अपन ने पढ़ी हैं जिसके दो नाम होते थे, बहुत सी चीजें अपन ने पढ़ी हैं जिसके दो नाम होते थे। अब ऐसे अपन ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसमें साइन का फॉर्मूला कुछ और है, इंटीग्रेशन में कुछ और है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो साइन ही अलग है, फॉर्मेट के हिसाब से अपन को पढ़ना है कि किसमें क्या लग रहा है। वैसे ही इसमें यूनिटी, आइडेंटिटी और यूनिट मेथड। वैसे तो यूनिटी और यूनिट तो आपको समझ, आइडेंटिटी मतलब वही तो आ रहा अपने आप को प्रूफ। आइडेंटिटी का हिंदी का मतलब क्या होता है? अपने आप की खुद की आइडेंटिटी बताना। खुद की तो बताओगे, पड़ोस वाले की थोड़ी बता दोगे, जब वो पूछेगा तभी तो बताओगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट, और सब कुछ आपका कहां से चल रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये थोड़ी ना है कि स्क्वायर है तो यही आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सब कुछ है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन लगा रखी है तब ये सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि अकेला स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो वो यूनिट भी हो गया, डायगोनल भी हो गया, वो भी हो गया, तो ऐसा सब थोड़ी ना है। वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर स्क्वायर के अंदर जो आपकी कंडीशंस लगा के जो नए नए पार्ट्स बने हैं वो ये सब है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ये उसके पार्ट्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी आपने डायगोनल की बात पढ़ी थी। अभी हमने कहा था कि जो भी अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। अब इसमें आपका थोड़ा रिवर्स केस है, बिल्कुल है इसी तरह, बात तो डायगोनली की हो रही है, बट इसमें एक सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है और छोटा सा आपको कंडीशन है जो याद करनी है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था अभी कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 3x3 में ही बनता है। तो ऐसा है, अगर आप डायगोनल मैट्रिसेस चेक कर रहे हो अच्छे से, अगर आपका सम में दिया है तो ऐसा होगा कंफर्म केस। बट अगर ये दोनों दिया तो इसके आप ये भी मान सकते डायगोनल और ये भी मान सकते, ये डायगोनल मैट्रिसेस मान सकते। तो ये देखो आप, ये आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ये कैसे हुआ। तो आप देखना, मैंने एक स्क्वायर ऐसा छोटा सा स्क्वायर बना दिया तो ये हो गया। बट इस वाले केस में आप कंफर्म करना कि 3x3 में ज्यादातर फॉलो कराए, क्योंकि फिर उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आप कंफर्म पता नहीं लगा पाओगे कि जो मैं बोल रहा था उसमें, इसलिए बोल रहा था क्योंकि फिर आप कंफर्म पता नहीं लगा पाओगे। क्योंकि अगर आप में दो है तो आप ऐसे और ऐसे दोनों तरफ उसके डायगोनल मान सकते हो ना, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन 3x3 केस में आप सिर्फ एक ही साइड से बता पाओगे, दोनों साइड से आपको बिल्कुल नॉन फ्रीली होकर आप बता पाओगे कि ये सारे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसलिए मैंने आपको वो कंडीशन बताई थी। अपन इस पे आते हैं यूनिट वाले पे। यूनिट वाले पे क्या होना चाहिए? जो नॉन डायगोनल, उसके डायगोनल एलिमेंट्स, उसमें इसमें क्या था? नॉन डायगोनल। और इसमें क्या है? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके वो कैसे है? सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। अभी तो आइडेंटिटी की बात हुई है, आइडेंटिकल है मतलब एक जैसे ही तो है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। और जो बाकी एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए, तब है कंडीशन। ये ऐसा नहीं है कि वो दोनों सेम है और बाकी आपने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया, ऐसा नहीं। जो आपके डायगोनल है वो सेम है और बाकी जो है वो उसी की तरह है, जो नॉन डायगोनल है वो सारे जीरो है। समझ में आया इतना? इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। इतना आपका ये है यूनिट, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्मेट।